कैसे नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है भाई? कमेंट कीजिए। बयानिया सिनफ सुखन कहा जाता है, क्योंकि गज़ल और नज़्म की तरह बहुत कम अशार उसके नहीं होते हैं, बल्कि यूँ समझिए कि जो हमारी दास्तानें हैं, तो दास्तान तो नसर के शक्ल में पेश करते हैं, उसी दास्तान को जब हम नज़्म के शक्ल में पेश करते हैं तो उसको मसनवी कहते हैं। ठीक है, मसनवी की तारीफ, उसके लुग़वी माना और इसी तरह उसके इस्तिलाही माना सारे हम देख चुके हैं। अब हम पहुंच रहे हैं मीर हसन पर। मीर हसन, तो आप कमेंट कर दीजिए फौरन मीर हसन की पैदाइश और वफात, जल्दी से कमेंट करिए। आपको मालूम होगा लेकिन फिर भी आप कमेंट कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। कमेंट कर लीजिए सब लोग जल्दी से। 1737 1786, ठीक है, 1737 1786। अब देखिए यहाँ कार्य के तारुफ दे रहे हैं उनके ताल्लुक से कि क्या चीज़ है। मसनवी सेहरुल बयान, दरअसल जो दाखिले निसाब किताब है वह है सेहरुल बयान। मीर हसन का कारनामा है जो 1199 हिजरी में तसनीफ हुई है। ये मसनवी असल में बेनज़ीर और बदरे मुनीर का किस्सा। अब यहाँ दो चीज याद करनी है। नंबर एक, 1199 हिजरी, ये आपको याद कर लेना एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें किस्सा क्या है, बेनज़ीर और बदरे मुनीर, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, आगे आइए। जिसमें मीर हसन ने फसीह मुहावरे और मीठी गुफ्तगू को इस कैफियत के साथ अदा किया है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। असल वाक़या का नक्शा आंखों में खिंच जाता है और बकौल आज़ाद, अभी आपको याद कर लेना यहाँ से, यानी इस मसनवी के ताल्लुक से ये किसका कौल है, अब ये याद कर लेना है। इन्हीं बातों की आवाज़ें कानों में आने लगती है जो उस वक्त वहाँ हो रही थी। मतलब इस मसनवी के अंदर इतनी कशिश है और इतना अपनापन है और मीठापन है कि पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो उसको यूं मालूम होता है कि मसनवी के जो ताना बाना है, उसके जो पलाट है, उसकी आंखों के सामने हो रहे हैं। समझ गए? आजाद ने बात की, क्या कही, इन्हीं बातों की आवाजें, किन बातों की, यानी मसनवी में जो बातें हो रही हैं इनकी आवाजें कानों में आने लगती हैं जो उस वक्त वहां हो रही थी। 1786-85 में ये मसनवी लिखी गई है और आज़ाद की पैदाइश 1810 में है और 1830 में और 1910 में। जब ये लिखते हैं जाहिर सी बात है बालिग शूर और पुख्ता उम्र होने के बाद ये पढ़ने के बाद ये राय दिए होंगे, क्योंकि मीर हसन की जो मसनवी है सेहरुल बयान तमाम मसनवियों में सबसे ज़्यादा शोहरत रखती है और इसके अंदर ज़्यादा फसाहत और बलागत है। तो मौलाना आज़ाद भी कोई कम नहीं थे, बड़ी शख्सियत थी। उनकी राय है कि जब इनकी मसनवी को हम पढ़ते हैं इनकी ही की बातों की आवाज़ें कानों में आने लगती हैं। ऐसा लगता है मतलब ये जो मसनवी के ताना है, इसके जो किस्से हैं, प्लाट और किरदार हैं, ऐसा लग रहा है मेरे सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं जो उस वक्त वहां हो रही थी। ये कौल किसका है? बकौल आज़ाद। आगे आ जाइए। अब कह रहे हैं कि इस इकाई में हम मसनवी सेहरुल बयान के तकनीक, प्लाट, किरदार निगारी, उसको और समाजी फलसफा से बहस करें। ठीक है, ये बातें हो गई। अब यहाँ से चलेंगे हम। तमहीद क्या है? कह रहे हैं कि मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन की शायरी का एजाज है जो मुसन्निफ को हमेशा जिंदा रखेगा। मीर हसन का नाम गुलाम हसन, ये आपको याद कर लेना है। क्या नाम है? गुलाम हसन। और वह मीर गुलाम हुसैन जाहिद के फर्जंद थे, ये भी याद कर लेना है कि मीर हसन यानी गुलाम हसन और मीर गुलाम हुसैन जाहिद के दरमियान क्या रिश्ता था? बेटे और बाप का। बेटा कौन है? गुलाम हसन। बाप कौन है? गुलाम हुसैन जाहिद। ठीक है। मीर हसन ने मुतअद्दिद मसनवियाँ लिखी जो मौजू के लिहाज से कम अहम नहीं है, यानी सब अपने आप में अहम है, लेकिन मसनवी सेहरुल बयान ने जो शोहरत हासिल की वो और किसी मीर हसन की मसनवी ने हासिल नहीं की, बल्कि इस मसनवी ने हिंदुस्तान में जो सच्ची शोहरत और कबूलियत हासिल की वह न उससे पहले और न उसके बाद आज तक किसी और मसनवी को नसीब हुई। अब इससे ये पता चलता है कि वह कौन सी मसनवी है जो सबसे ज्यादा मशहूर है। सेहरुल बयान है। सेहरुल बयान में मीर हसन ने किस्सा निगारी के तमाम फराइज बखूबी अदा किए हैं। अब देखिए यहाँ अल्ताफ हुसैन हाली का एक कौल है, थोड़ा तवील है लेकिन इसको देख लीजिए।
क्या है? बकौल अल्ताफ हुसैन हाली इस मसनवी में लिखते हैं, यानी इस मसनवी के ताल्लुक से क्या लिखते हैं? मसनवी मतलब अल्ताफ हुसैन हाली ये कहते हैं कि मीर हसन ने क्या कुछ लिखा है। मीर गुलाम हसन सल्तनत की शान और शौकत, तख्तगाह की रौनक और चहल पहल, लावलदी की हालत में यासु नाउमीदी और दिल बर्दाश्तगी, ज्योतिषियों की गुफ्तगू, शाहजादे की विलादत, नाच रंग और गाने बजाने की ठाट, हम्माम में नहाने की कैफियत, मकानों की आराइश, शहाना लिबास और जवाहरात और जेवरात का बयान, ख्वाबगाह का नक्शा, जवानी की नींद का आलम, रंजो गम के आलम में महल्लों और बागों की बेरौनकी, आशिक आशिक ये आशिक है ना, ये वाव यहाँ ज्यादा हो गया है, आशिको माशूक, यहाँ काफ आना चाहिए और ये वाव यहाँ आना चाहिए। आशिको माशूक की पहली मुलाकात और उसमें शराबो हजाम के पास व लिहाज, इश्को मोहब्बत का बयान, निस्बत के पैगाम व सलाह, ब्याह शादी हम्माम, बताएंगे अभी, पढ़ने दीजिए। बिछड़े हुओं का मिलना, जो कुछ इस मसनवी में बयान किया है उसकी आंखों के सामने तस्वीर खींच दी है। सारी तारीफ किसने की है इस मसनवी के ताल्लुक से? अल्ताफ हुसैन हाली ने। हम्माम कहते हैं गुस्ल खाने को, हम्माम किसको कहते हैं? गुस्ल खाने। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ज़हन में बैठा लेना है कि इस मसनवी की तारीफ में ये बातें किसने कही है? तो अल्ताफ हुसैन हाली ने कही। इसको कापी में नोट कर ही लेना, छोड़ना नहीं है। जो मामलात, बाथरूम को नहीं कहते हैं, गुस्ल खाने को कहते हैं। बाथरूम में गुस्ल खाने में फर्क है। और मुसलमानों के अखीर दौर में सलातीन व उमरा के हाँ जो हालतें ऐसे मौक़ों पर गुजरती थीं और जो मामलात पेश आते थे उनका बाइन ही चरबा उतार देता है। चरबा मतलब कहते हैं हू बहू नक्शा खींच देना। कोई कोई अदीब ऐसा होता है जो लिखता है तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की कोई हालात लिखना चाह रहा, तो ऐसे लिखेगा कि लगेगा कि आप भी दिल्ली पहुंच गए। शिव कहते हैं चरबा उतार देना। इस मसनवी में तखजुलात की बुलंद पर्दाजी से ज्यादा अफसानवी हकीकत है। अब ये आपको पूछा लिया जाएगा कि किस मसनवी के बारे में कहा गया है उसकी बुलंद पर्दाजी से ज्यादा अफसानवी हकीकत उसमें शामिल है, तो मसनवी सेहरुल बयान। ठीक है, किस्सा रोमानी हैसियत रखते हुए भी किसी तरह रोमांटिक नहीं है। इस किस्से की सुर्खी बहुत ज्यादा मौजू और मुनासिब न होते हुए भी जज्ब कशिश रखती है। इसमें इश्क मोहब्बत की दास्तान है, लेकिन अपने दामन में समाज और कल्चर के ऐसे नकूश रखती है जो उस वक्त की जिंदगी की पूरी अक्कासी करती। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जहन में कि किस मसनवी के बारे में क्या खुसूसियात बयान की गई है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि हाल ही ने किस मसनवी के ताल्लुक से ये राय दी थी जो ऊपर बात आई है। तो ये सवाल आ जाए कि किस मसनवी के बारे में कहा गया कि उस मसनवी की तखजुलात से ज्यादा उसकी अफसानवी हकीकत है। ये सब याद रखने आप, इस सेहरुल बयान की खुसूसियात है। अब इसके टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सेहरुल बयान एक मुख्तसर तबाजात क्लासिकी मसनवी। अब यही आपको याद कर लेना है कि सेहरुल बयान क्या है, मुख्तसर है तो है, तबाजात है या तर्जुमा शुदा है या माखूज है। तो क्या है? तबाजात। तबाजात किसको कहते हैं? तखलीक को, यानी किसी की तरफ से कुछ क्या हो, किसी की तरफ से मतलब वो चीज जो है कि किसी की तरफ से क्या हो, बताइए, ली नहीं गई हो, ली नहीं गई हो, बल्कि खुद जिसको अख्ज नहीं की, जी गुड, जिसको अख्ज नहीं किया गया, बहुत सही, यानी दूसरा से नहीं, खुद मुसन्निफ ने अपने कलम से लिखा हो और अपने जहानत और अपनी फतानत को सबूत दिया हो, उसको कहते हैं तबाजात। और एक बात क्या होती है कि तबाजात नहीं होती, तर्जुमा होते हैं। जैसे मसनवी गुलजार नसीम की बात आएगी तो क्या होगी, वो तबाजात नहीं बल्कि वो तर्जुमा शुदा है। अब देखिए, ये आपको याद कर लें, सवाल बनता है जो बिल्कुल रिवायती अंदाज से नज्म हुई है, बिल्कुल रिवायती अंदाज से नज्म हुई है और जिसमें मुरवजा कवायदो जवाबित से सरे मुंह इनहराफ किया गया है। सरे मुंह इनहराफ करने का मतलब क्या होता है, एक इस्तिलाह है, यानी इससे पहले जो मसनवियां लिखी गई हैं उस तर्ज पर नहीं लिखा गया है,
بلکہ نئے اسلوب اور نئے ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اس مثنوی کو لکھنے کے لیے. چلیے کرے کہ مخصوص مثنوی کی مخصوص 7 بحروں میں سے ایک مختصر سی بحر میں نظم ہوئی ہے. پتہ کیا چلا کہ مثنوی لکھنے کے لیے کتنی بحروں کی ضرورت پڑتی ہے؟ 7. اس میں ایک بحر استعمال کیا گیا مثنوی سحر البیان میں. اب یہ کون سی بحر ہے؟ اس بحر کا نام ہے بحر متقارب. بحر متقارب مسمن مخزوف الآخر یا مقصور الآخر، یعنی فعول 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 پھر فعول 2 بار. اب ہمیں یہ یاد کر لینا ہے کہ سب سے پہلے کہ مثنوی کے لیے کتنے بحر ہیں؟ 7. کس مثنوی سحر البیان لکھی گئی ہے؟ کمنٹ کیجئے سب لوگ کمنٹ کیجئے. سب لوگ کمنٹ کیجئے. 7. ٹھیک ہے، 7 بحر متقارب. کون سی؟ بحر متقارب. ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک بتائیے کہ سمجھنے میں کوئی دقت ہو کسی کو؟ آپ میں سے کسی کی بھی کوئی دقت آئی ہے بہتر بحر متقارب کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی جو سمجھایا؟ کسی کو بھی جلدی پوچھ لیجئے. سر اس میں جو کال آئے ہیں تو اس کال کو ہمیں مطلب نوٹ ڈاؤن کر کے رکھنا ہے یا بس سرسری ایسے ہی دیکھ لینا ہے؟ مطلب کیا کریں اس کے لیے؟ جی اس کے 2 چیزیں ہیں. ایک علی کال بھی میں نے آپ کو بتایا بھی تاکہ اگر انسان لکھ لیتا ہے تو اس کو قید کر جی لیتا ہے. اگر آپ لکھ لیں گے تو پڑھنے کا مکمل فائدہ بھی ہو جائے گا. سر حالی کا بہت لمبا ہے نا، یہ میں پوچھ رہی تھی. حالی نے جو ان کی تعریف کری ہے نا اس کے بارے میں. بالکل، تو یہ تو صاحب کتاب کی جو خصوصیت ہے کہ انہوں نے کاٹ کر بیان نہیں کیا ہے بلکہ کیا کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو بیان کر دیا ہے. جیسے انہوں نے ذکر کیا انہوں نے اٹھا دیا ہے، اپنے طرف سے اس میں بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا، تو بڑی اچھی بات ہے. اب اپنے حساب سے کچھ ایسا لکھ لیجئے یا پورا لکھ لیجئے. علم و ادب کے طالب علم ہے تو لکھنے میں کیا حرج ہے؟ جس طرح آپ کو سر یاد وہ ہو. یہ پورا کال جو ہے مطلب اس طریقے سے وہ دے بھی سکتا ہے نا بیچ میں سے بھی کبھی؟ جی آپ بیچ میں یہ اسی کریں، اس کو جیسے آپ یاد کر سکتے ہیں نوٹ کر لیجئے یا جیسے کر سکتے ہیں کر لیجئے. چلیے آپ میں سر سے اسکرین پہ دوبارہ دکھائیے گا وہ. اب جلدی نوٹ کیجئے، کلاس ہے نا، اب نوٹ کروائیں گے تو اس کو لگے کہ 15 منٹ لکھنے میں، تو ہوگا کیا کہ پورا ٹائم اسی میں سر نکل جائے گا. لکھنا نہیں ہے بس اسکرین شاٹ لے لیں گے ہم، اس کا بعد میں لکھتے رہیں گے. چلیے آگے آ جائیے. یہ دیکھیے ٹھیک ہے سر. اب یہ جو شعر ہے یہ سوال آ بھی چکا ہے، یہ جو شعر ہے یہ سوال آ بھی چکا ہے امتحان میں. چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے. آپ میں سے کرو پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدہ کو اول قلم. فعولن 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 فعل، فعولن 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 فعل. پرستش کے قابل ہے تو اے کریم، کہ ہے ذات تیری غفور الرحیم. فعولن پرستش ہے، فعولن پرستش کے قابل ہے تو اے کریم. پرستش کے قابل ہے تو اے کریم، کہ ہے ذات تیری غفور الرحیم. فعولن 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 فعول، فعولن 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 فعول. اب دیکھیے یہ سوال کیسے بنے گا میں بتا دوں آپ کو. ایک تو یہ سیدھے اٹھا کر دے دیں گے، پوچھ لیں گے کہ یہ کس مثنوی کی بحر ہے، مثنوی سحر البیان، ایک سوال. دوسرا سوال اسی کو اٹھا کر دے دیں گے، کہیں گے کہ یہ کس بحر کا نام ہے، تو بحر متقارب. تیسرا سوال یہی بنے گا کہ بحر متقارب کا وزن کیا ہے. 3 سوال میں بتا دیا، اب اس کو آپ کو دماغ میں بیٹھا لینا ہے. چلیے آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں روایات اور روایات و رواسم سے بغاوت کے کوئی آثار نہیں ملتے، بلکہ روایات و رواسم کو زندگی کا جزو لا ینفک سمجھا گیا. جزو لا ینفک مطلب کہتے ہیں اس کو زندگی سے آپ ہٹا نہیں سکتے، جو رسم و رواج ہے آپ کی زندگی کا حصہ ہے. اس میں چند فوق عادات باتوں کے علاوہ ایسے محل اور مواقع ہیں جو اس زمانے کی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں. کردار بھی تھوڑے سے ہیں، بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء کے علاوہ سب ضمنی کردار ہیں. یہ بھی کلاسیکی تصنیف کی ایک صنف ہے. اس میں تخیلات کی بلند پروازی سے زیادہ افسانوی حقیقت ہے.
قصہ رومانی حیثیت رکھتے ہوئے بھی کسی طرح رومانٹک نہیں ہے. اس قصے کی سرخی بہت زیادہ موزوں اور مناسب نہ ہوتے ہوئے بھی جذب و کشش رکھتی ہے. موضوع اہم اور مفید نہ ہوتے ہوئے بھی دلچسپ ہے. عشق و محبت کی داستان ہے، لیکن اپنے دامن میں سماج اور کلچر کے ایسے نقوش رکھتی ہے جو اس وقت کی زندگی کی پوری عکاسی کرتے ہیں. یہ ساری چیز اس مثنوی کی خصوصیات ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو مطالعہ کرنا ہے. سر ریچارج ختم ہو گیا تو اس میں اس کی کیا ضرورت ہے بتانے کی. پلاٹ دیکھیے، پلاٹ کر رہے ہیں سہل بیان کا پلاٹ مفرد ہے. قصے کی ابتدا، وسط اور انتہا سب اپنی اپنی جگہ پر ہے. مفرد کہتے ہیں جو منظم نہ ہو، یعنی اکیلا اکیلا. کیا کا ابتدا اپنی الگ جگہ ہے، واسطے اور سب اپنی اپنی جگہ ہے. اس کو مفرد کہتے ہیں. ایک دوسرے سے کوئی تصادم نہیں. تصادم مطلب ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ سب اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور نہ ان کی تقدیم و تاخیر میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے. تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وسط قصہ پہلے آ گیا اور ابتدا بعد میں آ گیا. نہیں، پہلے ابتدا ہے، پھر وسط ہے، اور پھر انتہا ہے. یہ وصف بھی کلاسیکی اہمیت رکھتا ہے. ابتدا سے لے کر آخر تک جتنے مسائل اور گتھیاں سامنے آئی ہیں وہ سب کی سب اتفاقیہ امور پر مبنی ہیں. ان کے بغیر نہ قصہ آگے بڑھتا ہے اور نہ اس میں کچھ جان آتی ہے. پلاٹ سے اگر اس عنصر کو نکال لیا جائے، وسط کہتے ہیں بیچ کو، تو قصہ بے لطف ہو جائے. یہ سمجھ گئے پلاٹ سے؟ یہ کیا تھا پلاٹ. کردار نگاری کیا ہے اس کے تعلق سے یہ دیکھ لیجئے. اس قصے کے خاص کردار بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء ہیں. یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے، بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء. باقی سب ضمنی کردار ہیں، لیکن سب کے سب اہم اس لیے ہیں کہ ان کے بغیر افسانہ کی تکمیل ناممکن ہے. ان تینوں کردار کی نقاشی میں میر حسن نے اپنی فنکاری کا پورا ثبوت دیا ہے. ان کی شکل و صورت، لباس و پوشاک، افعال و اقوال، خیالات و میلانات، جذبات و احساسات، سب کی تصویر کشی اتنے اچھے طریقے سے کی ہے جو کسی اور کے بس کی بات نہ تھی. ان سب کو پڑھنے کے بعد کردار کی مکمل صورت سامنے آ جاتی ہے. میر حسن نے بے نظیر کی کردار کشی میں انتہائی فنکاری سے کام لیا ہے. پیدائش کے وقت سے جوانی تک کی ذرا ذرا سی حالتوں کی تفصیل قصے میں ملتی ہے. جب وہ پیدا ہوا تو اس کے حسن کا عالم یوں بیان کیا گیا. یہ شعر آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. چلیے کوئی پڑھیے آپ میں سے. عجب صاحب حسن پیدا ہوا جسے مہر و مہ دیکھ شیدا ہوا. نظر کو نہ ہو حسن پر اس کے تاب، اسے دیکھ زور سے بےتاب پڑھیے، ہوا آواز نہیں آ رہی ہے. آفتاب. ہوا جو اس آواز نہیں آ رہی ہے، زور سے پڑھیے. شکل سے دل پذیر رکھا نام. کوئی اور پڑھیے، آواز نہیں آ رہی ہے. رکھا نام صاحب حسن پیدا ہوا عجب صاحب ایک آدمی پڑھیے، کوئی ایک آدمی، ہلہ نہیں. نظیر شہ بے نظیر. پھر سے پڑھیے. اب آپ کی آواز نہیں آ رہی گلناز، پتہ نہیں کیوں، شاید ریکارڈ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک آدمی بلند آواز میں پڑھیے. عجب صاحب، اب آواز جا رہی ہے؟ جی سر. عجب صاحب حسن پیدا ہوا جسے محروم میں پیدا ہوا. نظر کو نہ ہو حسن پر اس کے تاب، اسے دیکھ بےتاب ہوا آفتاب. ہوا وہ جو اس شکل سے دل پذیر، رکھا نام اس کا شے بے نظیر. بس اب دیکھیے، اب یہ اسی طرح اس مطلب اگلے مطلب سوال آیا بھی تھا، پوچھ لیا تھا کہ یہ اشعار کب لکھے گئے، کس موقع سے. تو پیدائش کے موقع سے. عجب صاحب حسن پیدا ہوا جسے مہر و مہ دیکھ شیدا ہوا. نظر نہ ہو حسن پر اس کے تاب، اسے دیکھ بےتاب ہو آفتاب. مائک بند کیجیے. ہوا وہ جو اس شکل سے دل پذیر، رکھا نام اس کا شہ بے نظیر. بالکل ابتدا میں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ لیجیے. مکالمہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں دیکھیے. بنیادی حیثیت سے مکالمہ ڈرامہ نگاری میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کے بغیر ڈرامہ آگے نہیں بڑھتا. کرداروں کی بات چیت ہی اصل تصنیف ہوا کرتی ہے، لیکن مثنوی میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ ظاہر سی بات ڈرامہ کے لیے تو کردار لازمی جز ہے،
لیکن مثنوی کے لیے بتا رہے ہیں کہ اتنی اہم نہیں ہے جتنے اہم ڈرامہ کے لیے. کرداروں کو بغیر اسٹیج پر لائے ہوئے مصنف قصہ بیان کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں کردار آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن مکالمہ کا عنصر لازمی نہیں ہوتا. سحر البیان میں جہاں کہیں مکالمے نظم ہوئے ہیں وہ سب کے سب دلچسپ اور فطری ہیں. ان میں حفظ مراتب کا بھی خیال رکھا گیا. حفظ مراتب ایک اصطلاح ہے، یعنی جس کی جہاں ضرورت ہے وہیں پیش کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ الٹ پلٹ کے پیش کیا گیا ہے، اور کوئی لفظ یا فقرہ بے محل نہیں ہے. ان میں سادگی اور صفائی حد درجہ کی پائی جاتی ہے. بے نظیر کی مفارقت یعنی جدائی میں بدر منیر کی حالت ملاحظہ ہو. پڑھیے کوئی ایک آدمی بلند آواز میں. کہا اگر کسی نے کہ بی بی چلو تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو. کہا اگر کسی نے کہ کچھ کھائیے، کہا خیر بہتر ہے منگوائیے. کسی نے کہا سیر کیجیے ذرا، کہا سیر سے دل ہے میرا بھرا. دیکھ لیجیے، کہا اگر کسی نے کہ بی بی چلو تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو. کہا اگر کسی نے کہ کچھ کھائیے، کہا خیر بہتر ہے منگوائیے. کسی نے کہا سیر کیجیے ذرا، کہا سیر سے دل ہے میرا بھرا. یہ کب کا شعر ہے؟ بے نظیر کی جب مفارقت ہوتی ہے بدر منیر سے، یعنی جدائی ہوتی ہے. عاشق و معشوق کی جب جدائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا دل نہیں لگتا ہے، ارے کھانا کھا لیا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی لوگ کھا لیجیے. انسان جب ناراض ہوتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہے. اس کے پس منظر کو بیان کیا ہے. سیر کا مطلب گھومنے پھرنے کو ہوتے ہیں. سیر کا مطلب گھومنے پھرنے. منظر نگاری کو بھی دیکھ لیجئے. میر حسن نے منظر نگاری میں ایک اور بہت اہم گوشہ نکالا ہے جو کسی دوسرے شاعر کے ذہن میں نہ آیا تھا. فوق العادہ باتوں کا دوسرے شعراء ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے مناظر تقریباً ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم روزانہ دیکھتے یا سنتے ہیں. میر حسن کے مناظر فوق الفطرہ سے تحیر و تعجب کی شان نمایاں رہتی ہے. طلسمی باغ کی منظر کشی انسانوں کے باغ سے مختلف ہونی چاہیے. میر حسن کے ہر شعر میں طلسمی کیفیت ہے، یعنی جادوئی کیفیت ہے. دیکھیے اب یہاں ایک شعر ہے. طلسمات کے سارے دیواروں در، نیا کے سے کوٹھے نیا کے سر گھر. مطلع کہتے ہیں اونچی چونچی کو، اور مطلع کہتے ہیں پینٹ کو. طلا یا طلوع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس مطلع اس چیز کو کہتے ہیں اس دیوار کو جو رنگا گیا ہو. یہ مطلع منقش مشبک تمام. منقش کہتے ہیں رنگ کو، اور یہ مشبک اسی معنی میں ہے. یہ کیا ہو جو ہو دھوپ کا اس میں نام، گرے چھن کے وہاں اس لطافت سے دھوپ، کہ زردی کا جو زعفران پر ہو روپ. نہ آتش کا خطرہ نہ بارش کا ڈر، نہ سردی نہ گرمی کا اس میں خطر. ہرے اور بھرے سب گلوں سے مکان، اور جہاں چاہیے جا کے رکھ دیں وہاں. اس کی حالت ہے. اسلوب کے بارے میں یہاں دیکھیے. اختصار اور ایجاز اس مثنوی کا حسن نہیں، لیکن جب بیان کو مختصر کرنا چاہتے ہیں تو ذرا سی جنبش قلم سے کلام کو منقطع کر دیتے ہیں. صنعتوں کو اس طرح سے نظم کرتے ہیں کہ شعر کی خوبی مجروح نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ صنعت کی خاص خاطر یہ شعر نظم ہوا ہے. اس میں لطف اور دلچسپی باقی رہتی ہے، بے ساختگی بھی پائی جاتی ہے. میر حسن تشبیہات نظم کرنے میں بڑی قدرت رکھ. تشبیہات کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی کو تشبیہ دی جائے، اور چھوٹی اور انوکھی تشبیہوں سے کام لیتے ہیں. ان میں پاکیزگی اور طہارت باقی رہتی ہے. مثلا تلوار کی کاٹ کو یوں بیان کرتے ہیں: لگا دے اگر کوہ پر ایک بار. جنس کہتے کہاں جنس کہتے ایک شکل کی بات کو، ایک شکل کی چیز کو. لگا دے اگر کوہ پر ایک بار، گزر جائے یوں جیسے صابن سے تار. ٹھیک ہے. بے نظیر کی چھپر کھٹ سمیت لے جانے کی حالت بیان کرنے میں ایک نادر تشبیہ سے کام لیا. دیکھیے: شب ماہ میں وہ یوں زمین سے اٹھا، چلے شیر جس طرح جوش کھا. مطلب چھپر تو پہلے ہوتا ہی تھا. کھاٹ کو کہتے ہیں جو آج بھی گاؤں میں دیہات میں لوگ بیٹھتے ہیں. اور چھپر جس کے نیچے لوگ بیٹھتے تھے، تو وہ تو سمجھیے کہ چلتا پھرتا مسافر کی طرح معاملہ تھا. اپنے ساتھ اپنا چھپر بھی ہے اور اپنا جو ہے کہ چھت بھی ہے. جہاں جاتے تھے وہیں اپنا آشیانہ بساتے تھے. اسی کریں جیسے شیر چلتا ہے جلدی سے اپنے شکار کی طرف،
उसी तरह लोग चल देते थे। अगर मीर हसन ने जितनी कसरत से तशबीहें नज्म की हैं, उनसे पहले उन तशबीहें किसी और शायर ने नज्म नहीं की हैं, और उनके बाद अगर कोई दूसरा शायर तशबीहों का बादशाह है तो अमीर अनीस हैं, जिन्होंने इस आर्ट को आसमां पर पहुंचा दिया। सिर्फ चंद मिसालें मुलाहजा हूं, पूरी मसनवी तशबीहों से भरी पड़ी हूं। आप में से कोई एक आदमी पढ़िए बुलंद आवाज से। जहाँ तक के रिश्ते ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। क्या हुआ? जहाँ तक के रिश्ते थे बाजार के, कहें तो के तख्ते थे गुलजार के, नहाने में यूं थी बदन की दमक, बरसने में बिजली की जैसे चमक, लबों पर जो पानी पड़ा सर बसर, नजर आए जैसे वो गुल बरगे तर। वो गोरा बदन और बाल उसके तर, कहें तो के सावन की शामों सहर। कभी भी कहीं से कोई शेर आ सकता है, पूछ लिया जाएगा कि किस मसनवी में ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो अशार हैं इसको आपको याद रख लेना है। चलिए पढ़िए, आप ही पढ़िए यहाँ से। कौन पढ़ रही थी? समाजी फलसफा। सहरुल बयान दर हकीकत कदीम फन शायरी का नमूना है। जब शायरी की तारीफ आर्ट बनाए आर्ट थी, जिंदगी को सानवी दर्जा हासिल था। इसमें किसी खास समाजी नजरिए की तर्जुमानी नहीं पाई जाती। बादशाह, शहजादा, शहजादी और वजीरजादी यानी ऊंचे तबके की जिंदगी और उनसे वाबस्ता खादिमों का जिक्र है। उस जमाने की हुबहू जिंदगी की अक्कासी नहीं होती, लेकिन आमतौर से ये अंदाज होता है कि उस दौर के छोटे बड़े खुशहाल जिंदगी बसर करते थे। राया परवरी, अदल गुस्तरी, रहम करम, खुदा तरसी, औलाद की मोहब्बत, दुनिया और उक़बा का ख्याल और खौफ खुदा ऐसे औसाफ थे जिन्हें अच्छा समझा जाता था। शहजादे और शहजादियां शराब व कबाब, ऐश और इशरत की जिंदगी बसर करते थे। जिन परी भूत प्रेत ऐसे तो हुमात जहन में जागुज़ीर थे। तवाहुमात जहन में जग गुजरे थे। अखलास व मोहब्बत जागुज़ी थे। अखलास व मोहब्बत, वफादारी और इखलास व मोहब्बत, वफादारी और जानिसारी की कुदरत थी। नज्म निसा के वफादाती नहीं है, यहाँ गलत लिखा, वफादारी गलत लिखा है। वफादाती नहीं होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए। वफादारी और जानिसारी की कुदरत थी। वफादारी और जानिसारी की कुदरत थी। नज्म निसा के किरदार ने इस मसनवी को जरा सी फलसफियाना अहमियत अता कर दी है, वरना हीरो और हीरोइन से कोई जवां मर्दी का कार्य नुमाया अंजाम नहीं पाया। ठीक है, जितने अशार हैं आपको याद कर लेनी है, सवालात यहीं से बनेंगे। इसमें से कोई एक टुकड़ा उठा लेंगे। इससे पहले जो इसमें शेर आया था वही शेर पूछा भी था कि ये शेर किस मौके पर कहा गया है। ठीक है, जहाँ जाने में निशान लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको लिखते चलिए। कापी जिसके पास नहीं है लाजमी बनाइए। इस इंतजार मत रहिएगा सर आपको सवाल बना कर देंगे और आप यूँ जैसे आज जगह पढ़ाई होती है कि आपको सवाल मिल जाएगा, पढ़े नहीं पढ़े हो जाएगा, उससे तो इम्तिहान पास करना मुश्किल हो जाएगा जब तक पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे। 25 से 30 सवाल ऐसे हर साल आ रहे हैं नए नए कि जो मेहनत से नहीं पढ़ रहे उनका नहीं होगा। चलिए कोई पढ़िए यहाँ से खुलासा इसका। जी, खुलासा। यूँ तो मीर हसन दहलवी ने मुतादिद मसनवियाँ लिखी, लेकिन जिस मसनवी ने सबसे ज़्यादा पुरानी स्टूडेंट हैं आप। मुतादिद मसनवियाँ लिखी, लेकिन जिस मसनवी ने सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल की वह है सहरुल बयान, जो किस्सा बेनज़ीर व बद्र मुनीर है। इस मसनवी की ज़ुबान नहायत ही सादा और सलीस है। मीर हसन ने फसीह इस मसनवी की ज़ुबान नहायत ही सादा और सलीस है। मीर हसन ने फसीह, मुहावरे और मीठी गुफ्तगू को इस कैफियत के साथ अदा किया है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। नेज़ किस्सा निगारी के तमाम फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए हैं। इस किस्सा में बुलंद
वाजी से ज्यादा अफसानवी हकीकत है। किस्सा रोमानी हैसियत रखते हुए भी किसी तरह रोमांटिक नहीं है। इसमें इश्क व मोहब्बत की दास्तान है, लेकिन अपने दामन में समाज और कल्चर के ऐसे नकूश रखती है जो उस वक्त की जिंदगी की पूरी अक्कासी करते हैं। सहरुल बयान में जो हालतें और कैफियतें नज्म हुई है वह सब की सब नेचुरल और फितरी है, और और अंग और इंगशत नुमाई की बहुत कम कहाँ गुंजाइश है? है। फितरी और क्या है? बताइए कोई। अंगस्ट अंगस्त है नहीं और होगा। नहीं, फितरी है और इंगिस्ट अंगिष्ट नुमाई। अंगिष्ट भी नहीं होगा। इंगिस्ट नुमाई नहीं नहीं, अंगिष्ट। अंगुष्त नुमाई। फितरी और अंगुश्त नुमाई की बहुत कम गुंजाइश है। मीर हसन सोसाइटी के नवाज थे, तो हम परस्त और जवाल आमादा समाज के लिए इस नुस्खा से बेहतर कोई और नुस्खा हो सकता था, इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल जरूरी समझा और अंजाम बखैर हुआ। ये इसका खुलासा था, अंगुष्त नुमाई जी। अब आ जाएंगे हम दयाशंकर नसीम, इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया, 11वां क्लास है मसनवी का। मतलब ये माना उसको अंगुष्त नुमाई कोई माना बता दीजिए इनको। अंगुष्त नुमाई कोई माना बताइए, बताइए आप लोग जल्दी से। बताइए जल्दी से, किसी को नहीं मालूम? अंगुष्त किसको कहते हैं? अंगूठा को कहते हैं। जी, इसी को मतलब अंगुष्त नुमाई का मतलब दो होते हैं, या तो अंगूठा बदनामी। दिखाना, अंगूठा दिखाना। बता रहा हूँ, ये कहते हैं ना अंगुष्त नुमाई, या तो बदनामी में करते हैं या अच्छाई में कहते हैं। कभी दोस्त होता है बहुत अच्छा, ऐसे दूसरी अंगूठी दिखाते हैं मतलब मजाक उड़ाते हैं। तो बदनामी और बुराई के लिए इस्तेमाल होता है, बदनामी और शोहरत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दयाशंकर नसीम, गुलजार नसीम। गुलजार नसीम। अब क्या कहते हैं, जो दूसरी मसनवी है मसनवी सहरुल बयान के बाद, वो है गुलजार नसीम। ठीक है, तारुफ। अब तारुफ क्या है देखिए। हाँ, सबसे पहले पैदाइश वक्त बताइए। सबसे पहले पैदाइश वक्त बताइए। 1811। माइक बंद कीजिए, माइक नहीं खोलना है। 1811, 1854, 54 तो नहीं है। 45, 44, 45 से 54 नहीं है, 45। चलिए 44। नुजहत पढ़िए, आप पढ़िए। नुजहत कौन है? जी सर। पढ़िए। पंडित दयाशंकर कोल नसीम ने उर्दू शायरी में जो कमाल हासिल किया था वो सब पर रोशन है। इनका किस्सा अकलीम शखन में अब किस्सा तक नहीं जारी है। है, किस्सा नहीं, सिक्का। अच्छा, इनका सिक्का अकलीम शखन में अब तक जारी है। सखन इनकी नहीं, मसनवी सुखन सुखन, गुलजार नसीम अकलीमी सुखन, अकलीमी सुखन। असली में सुखन में अब तक जारी चलिए। है। इनकी मसनवी गुलजार नसीम यादगार जमाना है। जब तक उर्दू शायरी का मजाक कायम है उस वक्त तक गुलजार नसीम की शादाबी में फर्क नहीं आ सकता है। मसनवी मीर हसन यानी मसनवी सहरुल बयान के इस जमाने में चर्चित हैं। नसीम को कुछ नसीम को कुछ यह तर्ज ऐसा पसंद आया कि खुद भी मसनवी की राह अख्तियार की। गर्ज जहका कुल बकौली का किस्सा गर्ज गर्ज ये के होता है, या गलत होता है। गर्ज ये के होना चाहिए, एक लिख दिया। गर्ज ये के गुलबकावली का किस्सा, जो कि नस्र में था, अच्छा उसको गर्ज नस्र में किस्सा ढाला। जो कि नस्र में जी उसको नज्म में डाला। 28 वर्ष की उम्र में यह मसनवी तैयार हुई, चूँकि क्या है गुलहाए गुलहाए मजामीन से मजामीन में पूर्ति क्या बोल सर गुलहाए गुलहाए मजामीन में पूर्ति
गुलहाए मज़ामीन से पुर थी, इसलिए उसका नाम गुलजार नसीम रखा। इस इकाई में हम मज़कूरा वाला मसनवी से बहस करेंगे। सबसे सर पहले ये जान पहले जो गुलबग माइक बंद कीजिए, मैं बता रहा हूँ, माइक बंद कीजिए। सबसे पहले इस यूनिट में आपको ये जानना है कि नाम क्या है। तो इस मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। दया शंकर नसीम का सर पूरा नाम क्या है? दया शंकर कोल नसीम। ये आपको याद कर लेना है, ठीक। एक बात। दूसरी बात आपको ये याद कर लेना है कि ये मसनवी तबाजाद नहीं है। पहली वाली मसनवी तबाजाद थी, गुलजार नसीम तर्जमा है, दूसरे मसनवी से लिया गया है। ये तबाजाद नहीं है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इस पैराग्राफ में इतना। अभी आगे पढ़ेंगे। क्या सवाल था कमेंट, अब मैसेज कीजिए, बोलिए नहीं बीच में, मैसेज कीजिए क्या कमेंट, आपकी सवाल क्या है। अच्छा, अभी ये क्या याद कर लेना है आपको, मसनवी सेहरुल बयान के जो मुसन्निफ थे उन्होंने अपनी जो मसनवी लिखी थी उम्र के आखिरी पड़ाव में लिखी थी, यानी वो आखिरी मसनवी थी, उसके बाद वो उनकी वफात हो गई। आखिरी या उससे बाद एक और मसनवी थी 1786 में, तकरीबन 85-86 में। लेकिन इन्होंने कब लिखा? 28 साल की उम्र में। ये आपको याद कर लेना, कभी भी सवाल आ सकता है, क्योंकि ये मसनवी बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता है। और ये क्या है, 28 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था, तर्जुमा किया था, ठीक है। अच्छा, और चीज़ देख लीजिए, उस मसनवी के हीरो हीरोइन दूसरे थे। इस मसनवी के हीरो हीरोइन कौन है? गुल बकावली। किस्सा गुल बकावली किससे माखूज है? किस्सा गुल बकावली से माखूज। ये सब चीज जहां जहां मैं निशान सर लगा रहा गुलहाए मज़ामीन के हूं, गुलहाए मजामीन को कहते हैं गुल। गुल मतलब फूल, हाँ मतलब ये अरबी अरबी का फारसी के, उसके मजामीन बहुत थे, यानी उसके किस्से बहुत अहम थे, ठीक है। गुलहाए मजामीन बहुत किस्से थे, कसीर किस्से थे, अच्छे किस्से थे, इसका मतलब ये होता है। अब आ जाइए यहाँ इनके बारे में तमहीद। पंडित दयाशंकर नसीम लखनऊ के रहने वाले थे, मीर हसन दिल्ली के रहने वाले थे। याद कर लीजिएगा, मीर हसन दिल्ली के रहने वाले थे और पंडित दयाशंकर नसीम लखनऊ के रहने वाले थे। अच्छा बताइए कि खुल्की पढ़ेंगे या खिलकी पढ़ेंगे, बताइए तो, कमेंट कीजिए। ये खुल्की पढ़ेंगे या खिलकी पढ़ेंगे? खिलकी पढ़ लीजिए, मतलब होगा पैदाइशी, और खुल्की हो जाएगा आदत। तो खिलकी तबीयत दारी और जहानत ने नसीम को शायरी का शौक दिलाया, यानी पैदाइशी तौर पर शायरी की तरफ उनका रग़बत था। गर्ज ये कि 20 साल की उम्र में शेर व सुखन का खासा अच्छा मजाक हो गया था, यानी काफ़ी रग़बत हो गई थी 20 साल की उम्र में। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गर्मी सुखन व आतिश बयानी ने ऐसा फरेफ्ता किया कि शागिर्दी इख्तियार कर ली। आतिश गज़ल का शौक शुरू में रहा, लेकिन जो दिल का वलवला था वह गज़ल में न निकल सका, और जिद्दत तबाई ने कहा, यानी उनका शेर है, बकदर शौक नहीं अपने तिन गिनाए गज़ल, कुछ और चाहिए उसात मेरे बयां के लिए। यानी ये शेर किसका है? गुलजार नसीम के जो मसनवी है दयाशंकर नसीम, उन्होंने क्या कहा कि जो गज़ल के ताल्लुक से बात है, मेरी तबीयत उसमें नहीं चलती है। बकदर शौक नहीं अपने तिन गिनाए गज़ल, तिन गिनाना यानी गज़ल कहना, कुछ और चाहिए उस आत मेरे बयां के लिए। बहुत अच्छा शेर, इसको लिख लीजिएगा। मसनवी मीर हसन, ये गुलजार नसीम के मुसन्निफ का शेर है। मसनवी सेहरुल बयान के जो मसनवी हैं, मसनवी निगार हैं मीर हसन के, इस ज़माने में खूब चर्चे थे, यानी उनके ज़माने में नसीम को कुछ ये तर्ज ऐसा पसंद आया कि खुद भी मसनवी के कोचा में कदम रखे। कोचा मतलब उसमें, उस रास्ते में मुनासिबत तबान आमीन का, यानी दिल ने कबूल किया। गर्ज के गुल बकावली का किस्सा जो नस्र में था उसको नज्म में ढाला। 28 बरस की उम्र में यह मसनवी मुकम्मल हुई, क्योंकि गुलहाए मजामीन से पुर थी, यानी मजामीन के अंदर मजामीन ही मजामीन थे, अच्छे मजामीन थे। उसका नाम क्या रखा? गुलजार नसीम। गुलजार का मतलब होता है फुल, और नसीम कहते हैं सुबह की हवा को।
واقعی اس گلزار کا کیا کہنا تھا. مصرع کیا؟ عین کا مطلب ہوتا ہے مصرع اصطلاح میں سینچا تھا جس کو خونے جگر سے وہ باغ تھا. سینچا تھا جس کو خونے جگر سے وہ باغ تھا. یہ عین جو لکھتے ہیں نا اس کو مطلب ہوتا ہے مصرع. اب اس کی جو خوبی ہے اس مثنوی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تناسب لفظی، اختصار، پختگی کلام، چستی بندش، شوق الفاظ، پاکیزگی زبان اس مثنوی کی خاص جوہر ہے. آپ کو ذہن رکھ لینا ہے. یہ تو اکثر سارے مثنوی میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے خاص ہے. استعاروں اور تشبیہوں سے جو میناکاری کی ہے اس نے حسن کو دوبالا کر دیا. یعنی استعارے سے بات کو سمجھایا ہے. جیسے کسی کی آنکھ کا استعارہ دینا تو کہتے ہیں نا اس کی آنکھ شراب کی سی ہے، ہونٹ گلاب کی سی ہے. میر کا وہ شعر پڑھیے کوئی. میر کا وہ شعر کیسا ہے؟ پنکھڑی گلاب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کی. گلاب نازکی اسی طرح. اب یہاں دیکھیے اصل موضوع کیا ہے. اردو شاعری میں نسیم نے جو کمال حاصل کیا وہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کی مثنوی گلزار نسیم یادگار زمانہ ہے. پنڈت دیا شنکر نسیم 1811 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. یاد کر لینا کہاں پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدا ہوئے. 1811 میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں پیدا ہوئے. انہوں نے اردو اور فارسی کی تعلیم پائی اور اکثر و بیشتر اردو و فارسی کا کلام ان کی نظر سے گزرتا تھا. 20 برس کی عمر میں نسیم کو شعر و سخن کا خاصا اچھا مذاق ہو گیا تھا. اچھا خاصا مذاق ہو گیا تھا. اب دیکھ لیجئے ہم لوگ جو بولتے ہیں اچھا خاصا اچھا مذاق، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں کتاب سے پڑھنے کے لیے فائدہ ہونا چاہیے، لکھنے کا اسلوب معلوم ہونا چاہیے. اگر کسی کو آپ لکھ کے بھیجیں گے تو ٹوک دے گا آپ کو. ہاں یہ تو استعمال نہیں. چونکہ استعمال کیوں نہیں ہے؟ اس نے مطالعہ نہیں کیا ہے اور آپ نے کتاب سے پڑھا ہے. تو دو اسلوب آپ جانیں گے. اچھا خاصا اس کو اس کی طبیعت اچھی خاصی لگتی ہے پڑھائی میں. یہ خاصا اچھا مذاق ہے اس کا. یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اس کو رکھ لیجیے گا. خواجہ حیدر علی آتش ان کو استاد تھے. یاد رکھ لینا ہے ان کو استاد کون تھے؟ خواجہ حیدر علی آتش. خواجہ حیدر علی آتش کی میں شعر سناتا ہوں اور ان کے شعر پر جس نے اصلاح بھی آج میں اپنے مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں جو مجھے شعر اچھا لگا تھا، بڑا اچھا شعر ہے. آتش کا شعر سنیے اتنا اچھا ہے. تیری تقلید سے کبک دری نے ٹھوکرے کھائی. کبک دری کہتے ہیں کہ ایسا پرندہ جو 1800 سے لے کر 3000 تک قرآن بھرتا ہے. کبک دری. تیری تقلید کہتے ہیں پیروی میں. تیری تقلید سے کبک دری نے ٹھوکرے کھائیں. چلا جب جانور پریوں کی چال اس کا چلن بگڑا. ایک بار اور بتاؤں گا یہاں. چلا جب جانور پریوں کی چال اس کا چلن بگڑا. تو مصحفی نے اس پر اصلاح دیا ہے. خواجہ حیدر علی آتش کو کیا سوال کیا ہے؟ چلا جب جانور کی جگہ کیا لکھ دیا؟ چلا جب آدمی پریوں کی چال اس کا چلن بگڑا. مثال کے طور پر یہ سمجھانا چاہ رہے شعر کے اندر انسان کو اپنی صلاحیت آزمانی چاہیے، اپنی خوبی کو آگے بڑھانا چاہیے. کہتے ہیں نا سنو کوئی 1000 کو سنائے، کیجئے وہی جو سمجھ میں آئے. سننا سب سے ہے، مشورہ سب سے لینا ہے، فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک آپ ہیں. آپ کے درد میں آپ کا دوست نہیں آئے گا. آپ کو پیسہ دے سکتا ہے لیکن درد کی جو چبھن ہے اور اس کی جو گرمی ہے اور اس کی جو سردی وہ آپ کو برداشت کرنی ہے. چلیے آگے آئیے. تو نسیم کے استاد کون ہے؟ حیدر علی آتش. اب ایک سوال آ جائے گا آتش نے کس سے اصلاح لی؟ تو مصحفی سے. آگے آ جائیے. مکمل ہوئی. اسی وقت اس کا حجم بہت زیادہ تھا. حجم کہتے ہیں جو لکھے تھے نا تو بہت زیادہ جلد میں ہو گئی تھی. جب نسیم اپنے استاد جناب آتش کے پاس اصلاح کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ارے بھائی اتنی بڑی مثنوی کون پڑھے گا. یہ بھی یاد رکھیے مضامین جو لکھیے خوب دلچسپ لکھیے لیکن اختصار اور جامع کہتے ہیں کہ کم الفاظ میں زیادہ باتیں کرنے. یا تم پڑھو گے، تم نے تصنیف کی، یا میں اصلاح کے خیال سے ایک مرتبہ دیکھ لوں گا. اب یہ سوال آپ کو یاد کرنا ہے. یہ سوال آ بھی چکا ہے، یہ بڑا مشہور کبھی بھی آ سکتا ہے. کس مثنوی کے بارے میں کہا گیا ہے یا تو تم پڑھو گے کہ اس لیے کہ تم نے اس کو لکھا ہے، یا میں پڑھوں گا اس لیے کہ میں تمہارا استاد. تو گلزار نسیم کے بارے میں کہا ہے. اس مثنوی کے بارے میں گلزار نسیم کے بارے میں. ٹھیک ہے.
जितनी भर्ती के अशार थे निकाल दिए, यानी ज्यादा जो अशार थे उसको निकाल दिए गए, बल्कि जो मतलब 4 शेरों में अदा होता था उसको इख्तिसार के साथ एक ही शेर में अदा किया गया, इस तरह कम किया गया। गर्ज हजरत आतिश की नजर सानी के बाद तबा मसनवी तबाह हुई, तबाह मतलब शाये हुई, शाये होते ही हाथों हाथ बिक गई और जमाने ने पूरे तौर से कदर की उसके खुश रंग फूलों की दिल आवेज महक। दिल आवेज, दिल कहते हैं, दिल को आवेज कहते हैं उठाने को, यानी उसकी खुशबू को खींचने को इसका माना होता है, दूर दूर तक पहुंचे, यानी उसकी खुशबू को दूर दूर तक उठा कर पहुंचा दी। अभी तक मसनवी के रंग में यकताई का सेहरा मीर हसन के सर था, यानी मसनवी की दुनिया में मीर हसन के ताज थे, उसके डंके बजते थे अब तक, गुलजार नसीम से पहले। अब गुलजार नसीम के जा बजा चर्चे होने लगे। वो फिल्म आई है ना, कौन फिल्म आई है जो आजकल बड़ा हंगामा हो रहा है, कौन फिल्म है बताइए? सैयारा। सैयारा। खूब हंगामा चल रहा है इस पर, खूब बेशर्मी भी चल रही है। उससे पहले जो फिल्म हुआ करती थी, कोई मशहूर फिल्म आशिकी 2 कौन को लोग बता रहे हैं, उसके अपना एक हुजूम था, इसका अपना एक हुजूम चल रहा है। अभी तक मसनवी के रंग में यकताई का सेहरा मीर हसन के था, अब गुलजार नसीम के जा बजा चर्चे होने लगे। जवाहिर सुखन के परखने वाले मान गए कि मसनवी क्या कही है मोती पिरवे, यानी किस मसनवी के बारे में कहा गया कि इस मसनवी लिखने वाले ने मोती पिरो दिए हैं। बताइए, गुलजार नसीम के बारे में कहा गया। नसीम को भी शोहरत आम का खिलात नसीब हुआ और बकाए दवाम की दरबार में मीर हसन के बराबरी कुर्सी मिली। देख रहे हैं इबारत। अब यहाँ आप अपने मजमून लिखना चाह रहे हैं, तो आप किसी अदीब को लिखना चाह रहे हैं, तो आप मजमून में क्या करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर अपना ही नाम इस्तेमाल कर देता हूं, देखा जाएगा। आप लिखना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मुजफ्फर को भी शोहरत आम का खिलात नसीब हुआ और बकाए दवाम के दरबार में मीर तकमीर के बराबरी की कुर्सी मिली। तो खजूल बनाया, किसका नाम लूं? अपना ही नाम ले लूं। तो इसको आप मजमून को लिख लीजिए, इस मजमून को लिख लीजिए, कभी भी अपने उस्ताद के लिए लिखिएगा। अगर इस तरह आप बोलते हैं खुश हो जाएंगे तबीयत। आगे आ जाइए। मस्तवी गुलजार नसीम के खास जौहर में तनासुबी लफ्जी इख्तिसार, पुख्तगी कलाम, चुस्ती बंदिश, शौक, अल्फाज, पाकीज़गी, जुबान वगैरह शामिल है। ने इस्तियारों और तशबीहों से जो मीनाकारी की है उसने और हुस्न को दोबाला कर दिया। बात हो चुकी। अब देखिए है एक कौल है मोहम्मद हुसैन आजाद का, लिखते हैं कि आबे हयात में पंडित दयाशंकर नसीम पंचकीर गुलजार नसीम लिखी और बहुत खूब लिखी। उसकी आम व खास में शोहरत है। उसके नुक्ते और बारीकियों को समझे या ना समझे, मगर सब समझ लेते हैं और पढ़ते हैं। जितनी समझ में आती है उसी पर खुश होते हैं और लौटे जाते हैं। ये आप लिख लेना है आपको कापी में कि ये मसनवी गुलजार नसीम के ताल्लुक से ये बात किसने कही है। तो ये बात किसने कही है? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। किसमें? आबे हयात। ठीक है, चलिए कोई पढ़िए आप में से। ये गुलजार, क्या नाम है, एक लड़की थी अब्दुल रवा है क्लास में अब्दुल रवा है, बताइए थी अब्दुल रवा क्लास में है? तबीयत खराब है क्या? है तो पढ़िए फौरन। जी। हेलो, तबीयत खराब है? पढ़िए, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। सर हम पढ़े। पढ़िए, कोई पढ़िए। हेलो। हम पढ़ते हैं सर। गुल बकौली का किस्सा हिंद आरियाई दास्तानी सिलसिले की कहानी है। इस सिलसिले में किस्सा में हिंद आरियाई तहजीबी रिवायतें इस आर्याई तरह नहीं गुल लिखा मिल है, गई देखकर हैं। पढ़िए। हिंद आर्याई और हिंद ईरानी में फर्क होता है, देखकर हिंद पढ़िए। हिंद ईरानी तहजीबी रिवायतें इस तरह गुल मिल गई हैं कि उनके अज्जाए को अलग अलग करना मुश्किल मालूम होता है। उनमें इस्लामी रिवायतों के साथ साथ हिंदू हिंदू रिवायतों की का रिवायतों फरमाई बहुत मिलती है। बहुत मिलती है। अब सवाल आएगा, कौन सी मसनवी है जिसमें ईरानी तहजीब, इस्लामी तहजीब और हिंदू रिवायत की कार फरमाई मिलती है?
तो गुल बकावली है, याद कर लीजिए, सवाल आ सकता है। आगे चलिए, कोई और पढ़िए यहाँ से। गुल बकौली गुल गुल बकौली बकवाली का माइक किस्सा पे बोलिए, असल एक आदमी पढ़िए, कोई एक आदमी। गुलबे कावाली का किस्सा असल हिंदुस्तानी है, मगर इसमें असलन ए मुख्तलिफ लिखिए, कहानियों के असलन असलन हिंदुस्तानी है, मगर इसमें मुख्तलिफ कहानियों के अनासिर मिलते हैं। अलिफ लैला का असर नजर आता है। राजा इन इनके अंदर के दरबार में अंदर नहीं होता है, अंदर बाहर क्या होता है। राजा इंद्र के दरबार में बोकावली को राजा तुराब बद्दुआ देता है, तो 12 बरस तक आधी पत्थर की होकर रहेगी और उसके बाद अपनी मंजिल से मिलेगी। बोकावली एक किसान के घर पैदा होती है। यहाँ वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तानी रिवायत और एक मजहबी रिवायत का बयान आ गया। अब यहाँ आपको याद कर लेना है, यहाँ सवाल बनता है। नंबर 1, किस राजे का इसमें किरदार है? राजा इंद्र का। बद्दुआ कौन देता है बोकावली को? राजा। राजा कौन है? तुराब। तुराब नाम का जो है क्या होता है? तुराब मतलब बद्दुआ। राजा इंद्र के दरबार में बोकावली को राजा तुराब बद्दुआ देता है, क्या है? तू 12 बरस तक आधी पत्थर की हो रहेगी। अब सवाल ये आ जाएगा कि गुलजार नसीम में कितने साल तक आधी पत्थर रहने की बद्दुआ दी? माइक बंद कीजिए। आधी पत्थर रहने की बद्दुआ दी गई थी, तो 12 साल की। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये आएगा, बोकावली कहाँ पैदा हुई? बादशाह के महल में, किसान के घर में, या वजारत के ऑफिस में, या कहाँ? तो किसान के घर में। ठीक है, आगे आ जाइए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, 2-4 लाइन तक ये खत्म हो जाए। गिलक्रिस्ट ने पहली बार इस किस्से की दास्तानी और निसाबी अहमियत को महसूस किया। उनकी फरमाइश पर मसनवी निहाल चंद लाहौरी ने फारसी किस्से का उर्दू नसर में 1803 में तर्जुमा किया। आपको याद कर लेना है। आप पता क्या चला, एक सेकेंड, पता क्या चला कि ये जो किताब चलती आई है गुलजार नसीम, सबसे पहले ये फारसी में मौजूद थी। किसने लिखा था उसका भी जिक्र आएगा। उनकी फरमाइश पर मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने फारसी किस्से का, फारसी में क्या नाम था बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। फारसी में क्या नाम था इस मसनवी का? मजहब इश्क? नहीं तो मजहब इश्क तर्जुमा हुआ था, तो उससे पहले गुल बकावली। फारसी में गुल बकावली। मजहब इश्क के नाम से किसने तर्जुमा किया? मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने। कहाँ किया? गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर। कहाँ किया ये बताइए आप जल्दी से। फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज। गुड। कब किया? 1803 में। ये सब सवालात हैं। फिर 1844 में पंडित दयाशंकर नसीम ने इस किस्से को अपने खालिस अंदाज में नज्म किया। यही उनका सरमाया कमाल है, उनका खास अंदाज। 5 अज़ाए मुरक्कब है। मुझे लगता है कि अब यहाँ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से कल पढ़ते हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई सवाल हो आपके जहन में तो पूछ सकते हैं जल्दी से।